किताब पर चर्चा जारी है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। भारत और साम्यवाद, प्रस्तावना आनंद तेलतुंबड़े। और भारत मार्क्सवाद और अम्बेडकर और भारत के मार्क्सवादी, उनके साथ अम्बेडकर के क्या रिश्ते थे, इसी पर यह पुस्तक है। 6 एपिसोड बना चुका हूँ, यह 7वां एपिसोड है, इसलिए रिक्वेस्ट है कि पूरा सुनिए गंभीरता से और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए, ओरिजिनल राइटिंग्स पे जाइए, उसको सुनना बेहद ज़रूरी है। किताब का डिस्क्रिप्शन में मैं किताब का डिटेल्स डाल दूंगा। जो साथी भी खरीदना चाहे वो हिंदी में भी अवेलेबल है, लेफ्ट वर्ड से छपी है, उसको जाएं और ज़रूर खरीदें और पढ़ें उसको और समझें। ये रिसर्च बुक है, फुटनोट रेफरेंस के साथ लिखा गया है। लेकिन एपिसोड शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना। कई चंदाबाज और धंधाबाज, सुना है हमने, अम्बेडकरनामा के खिलाफ रिपोर्ट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से पर्पस यह है कि अम्बेडकरनामा की रीच घटाई जाए। इस वजह से जो फेसबुक पेज है अम्बेडकरनामा का, उसको हमारे फेसबुक पेज से डिलीट कर दिया गया है। इसलिए फेसबुक पेज आप नहीं देख पा रहे होंगे, कोई वीडियो नहीं डाला जा रहा है। यूट्यूब का रीच भी कम किया जा रहा है, और ये जानबूझकर हमारे कुछ ही लोग लगातार, जो चंदाबाज हैं, धंधाबाज हैं, जो आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरह ज्ञान देते हैं, वो लगातार इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए आपसे एक ही गुजारिश है कि आप जब सुने तब #सपोर्ट अम्बेडकरनामा जरूर डालें, #सपोर्ट अम्बेडकरनामा। और एक सूचना और, कि ऐसे चंदाबाजों और धंधाबाजों को मैं ये चेतावनी देता हूँ और समझा भी रहा हूँ कि हमारे यूट्यूब को 10,000 लोग सुन लेते हैं ना, तो मुझे लगता है कि रामलीला ग्राउंड में जो है एक सभा हो गई। कितने लोग सुनते हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, कितने लोग सुनकर समझते हैं और उसको अमली जामा पहनाते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि हमारे लिए अम्बेडकरनामा पर बोलना, ये यूट्यूब पर बोलना नहीं है, एक तरह का ये विश्वविद्यालय है जहाँ पे कि ओरिजिनल राइटिंग से आपको रूबरू कराता हूँ। इसलिए सपोर्ट अम्बेडकरनामा अगर चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने और समझें, तो #सपोर्ट अम्बेडकरनामा जरूर चलाइए। बहरहाल चलिए अब किताब पे चर्चा शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है कम्युनिस्टों के जुर्म। अंबेडकर के प्रति सीपीआई का रवैया काफ़ी हद तक बेस स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर से जुड़ी उसकी गलत अवधारणा पर आधारित था, जिसमें उसके उच्च जाति के नेताओं के जातीय पूर्वाग्रह ने निश्चित रूप से पूरक का काम किया था। 1928 में यह पूर्वाग्रह साइमन कमीशन के सम्मुख अंबेडकर के साक्ष्य के बाद से स्पष्ट होने लगा था। जिस पृथक निर्वाचन क्षेत्र की योजना को अंबेडकर ने गांधी से कठिन विवाद के बाद जीता था, उसे सीपीआई ने नकार दिया था। 18 कम्युनिस्टों ने एडिशनल जज मेरठ के समक्ष अपने संयुक्त बयान में दमित वर्गों के आंदोलन तथा सरकार द्वारा उसकी स्वीकृति दोनों की ही निंदा की थी। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि सरकार मुख्यतः झूठे एवं प्रतिक्रियावादी दमित वर्गों के आंदोलन और उन्हें पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान करने में अधिक रुचि ले रही है। पृथक निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दे पर उन्होंने गांधी के जैसा ही रुख अपनाया। इसके बावजूद वे जाति को अस्वीकार करते थे, जबकि गांधी जाति का अनुमोदन वर्णाश्रम धर्म के एक हिस्से के रूप में करते थे। गांधी का कहना था कि अस्पृश्यता की तरह जाति को पापमय नहीं कहा जाना चाहिए। अंबेडकर के लिए कम्युनिस्टों का यह अजीब सा रवैया गांधी के परंपरावादी विरोध की तुलना में अधिक चिढ़ पैदा करने वाला था, क्योंकि वामपंथी लोग जो दबे कुचले लोगों के लिए काम करने का दावा करते थे, पृथक निर्वाचन क्षेत्र के मसले पर सीपीआई का रुख ये बताता है कि अनुसूचित जातियों के प्रति कम्युनिस्टों की निष्ठाहीनता के आधार पर
उनकी जो आलोचना अंबेडकर ने की थी वो कतई गलत नहीं थी। 21 और 22 जनवरी 1945 को मद्रास में आयोजित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 21वें सत्र में 855 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसकी रिपोर्ट बीटी रणदिवे ने पीपुल्स वॉर में प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में जाति तथा मजदूर वर्ग की समस्याओं के संबंध में एक शब्द भी नहीं था। यह एक दुखद तथ्य है कि अपनी तमाम कुर्बानियों के बावजूद बहुत से कम्युनिस्ट जातिगत दुर्बलता से उभर नहीं सके। उनके आचरण में जातीयता के कुछ हद तक अवचेतन से अभिव्यक्ति होती रही। वे खुद को जाति विहीन करने में सक्षम नहीं रहे। यह स्वाभाविक ही था कि भारत में कम्युनिस्ट नेतृत्व मध्य वर्ग और उच्च जातियों से आया था, इसलिए उनकी एक अतिरिक्त जिम्मेदारी बनती थी कि वे जाति जैसे पतनशील सामंती अवशेष से ऊपर उठते। लेकिन दुर्भाग्य से कम्युनिस्ट नेतृत्व ने अपनी छवि जातिवाद अथवा ब्राह्मणवाद का विरोध न करने वाले के रूप में गढ़ ली और आलोचना के शिकार हुए। कुछ हद तक इसका कारण मार्क्सवाद के प्रति उनका पंडिताओं रवैया ही था कि जाति जैसी समस्या के प्रति उनकी अज्ञानता भी उनका एक कारण था। वे इस बात से डरते थे कि कहीं मजदूर वर्ग की एकता खतरे में न पड़ जाए। उनका सबसे खराब पक्ष ये रहा कि वह अपनी उच्च जातीय चेतना से बाहर नहीं निकल पाए। इससे भी अधिक कष्टप्रद यह रहा कि नेतृत्वकारी भूमिका में रहने वाले कई कॉमरेड खुले अपने जातीय गौरव और जातीय पूर्वाग्रहों को व्यक्त किया करते थे। क्योंकि अवचेतन में गहरे तक बैठी चीजें बहुत आसानी से खत्म नहीं होती, इसलिए अनजाने में ही प्रकट हो जाती है। एक बार को यह बात फिर भी समझ में आती है, लेकिन जब यह जातिगत गर्व अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर और संवेदनहीनता में किया जा रहा हो, तब यह निश्चित ही बहुत परेशान करने वाली बात हो जाती है। अतीत को जाने भी दें तो वर्तमान दलित कॉमरेड जो अपने समुदायों की नाराजगी मोल लेकर कम्युनिस्टों में शामिल होते हैं, उनका आम अनुभव ये बताता है कि उनके उच्च जातीय कॉमरेड हमेशा उनकी जाति याद दिलाते रहते हैं। उन्हें अमूमन दलित विशेषण से पुकारा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि कम्युनिस्ट दायरे से बाहर शायद ही कभी ऐसा होता हो। मैंने खुद कई बार अनुभव किया है, ये तुलतुम्र शाम का अनुभव है कि जब मेरे कम्युनिस्ट मेजबान किसी ABC कॉमरेड का परिचय हमारे बहुत प्रतिबद्ध और मेहनती दलित कॉमरेड के रूप में देते हैं। शुरू में मैं उनसे उनकी जाति के बारे में सवाल कर लिया करता था। ऐसे में उनमें से कुछ लोग जहां अपनी गलती स्वीकार कर लेते थे, वहीं कुछ अन्य लोग मुझे हताश करते हुए अपने चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव लिए बगैर अपनी जाति के बारे में बता देते थे। मैंने तब महसूस किया कि कोई प्रतिक्रिया देना निरर्थक है। आनंद पटवर्धन की डॉक्यूमेंट्री जय भीम कॉमरेड में दलित कॉमरेडों की दयनीय स्थिति को दर्शाया गया है। ये दोनों ही तरफ से बहिष्कृत हो जाते हैं, अपने उस मूल समुदाय से भी जिसका वे वैचारिक रूप से त्याग चुके होते हैं, तथा उन कॉमरेडों द्वारा भी जिन्होंने उन्हें गले लगाया होता है। पहले समुदाय उन्हें कम्युनिस्ट कहकर तिरस्कार करता है, जबकि दूसरा उन्हें अम्बेडकरवादी कर उनकी निंदा करता है। अगर आज ये हालात हैं तो कल्पना की जा सकती है कि 100 वर्ष पहले के हालात कैसे रहे होंगे। आगे लिख रहे हैं तेलतुम्बड़े साहब कि सचेतन हो अथवा अवचेतन व्यक्ति के स्तर पर इसे फिर भी क्षम्य माना जा सकता है, लेकिन जब यही काम संगठन के स्तर पर होता है तब यह गंभीर चिंता का विषय बन जाता है। जब CPI के एक दलित कार्यकर्ता जीवन धूपी 1946 में 11 वर्षों के बाद जेल से रिहा हुए, तब उनको CPI के मुखपत्र में सामाजिक अन्याय के खिलाफ अनुसूचित जाति का योद्धा के रूप में चित्रित किया गया। उसका शीर्षक था
एक धूपी पुत्र जिसने अपना मार्ग साम्यवाद में खोजा। जीवन धूपी का जीवन वृत्त हिंदू जातीय उत्पीड़न के खिलाफ एक लड़ाका के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो अनुशीलन समिति से होकर कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए थे। पार्टी के मुखपत्र में अनुसूचित जाति कॉमरेड की प्रशंसा करते हुए इस वाक पटुता का इस्तेमाल किया गया था। जरा सुनिए क्या कि जिस प्रकार हमारे अनुसूचित जाति कॉमरेड आम जनता के जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस तरह उन्होंने अतीत में संघर्ष किए हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे, यह सब कुछ अनुसूचित जाति के कॉमरेड योद्धा जीवन धूपी के जीवन वृत्ति से स्पष्ट हो जाता है। वे 11 वर्षों बाद जेल से अभी रिहा हुए जिस कॉमरेड ने क्रांति के लिए कई बलिदान दिए हों, ऐसे कॉमरेड का वर्गीय पहचान का जिक्र न करके उसके जाति से पहचानना उस संगठन की जातीय चेतना स्पष्ट करती है, खासकर तब जब वो संगठन वर्गीय आधार की कस्में खाता हो और इस बात का दावा करता हो कि जातिगत आधार पर वो कोई भेदभाव नहीं करता। आनंद तेलतुंबड़े इसकी व्याख्या करते हैं कि जिस कॉमरेड ने क्रांति के लिए कई बलिदान दिए हों, ऐसे कॉमरेड के वर्गीय पहचान का जिक्र न कर उसे उसकी जाति से पहचानना उस संगठन की जातीय चेतना को स्पष्ट करता है, खासकर तब जब वो संगठन वर्गीय आधार की कस्में खाता हो और इस बात का दावा करता हो कि जातिगत आधार को वह कोई महत्व नहीं देता। जीवन धूपी का एक अनुसूचित जाति कॉमरेड कहकर परिचय देना संभवतः दलितों से अपील करने के चुनावी लाभ से प्रेरित था, क्योंकि चुनाव नज़दीक ही थे और ऐसी स्थिति में यह और बड़ा अपराध बन जाता है। अगर कम्युनिस्ट पार्टी एक तरफ तो घोषित रूप से क्रांतिकारी नारों का इस्तेमाल करती है और दूसरी तरफ लोगों को जातिगत तथा अन्य ऐसी आदिम पहचान का प्रयोग करती है, तो यह उनके बुर्जुआ समकक्षों की तुलना में अधिक पाखंडपूर्ण माना जाएगा। सीपीआई ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अपने सदस्यों तथा नेताओं के जाति साहचर्य पर रोक लगाने के संबंध में सोचा तक नहीं। बॉम्बे टेक्सटाइल यूनियन के एक प्रमुख नेता कॉमरेड के.एन. जोगलेकर कई वर्षों तक सीपीआई के निर्वाचित पदाधिकारी रहे। उन्होंने मजदूरों की 1924, 25, 27 एवं 28 की लंबी हड़तालों का नेतृत्व भी किया था। विडंबना यह है कि वह बॉम्बे के ब्राह्मणों के एक जातीय संगठन ब्राह्मण सभा के सदस्य भी थे। आज भले ही यह एक अविश्वसनीय सी बात लगे, लेकिन यह सच है कि सीपीआई के सदस्यों को अधिकृत रूप से जातीय संगठनों में भर्ती होने से मना नहीं किया जाता था, लेकिन 2 वर्ष बाद 1927 में यह संभव हो पाया जब सीपीआई की कार्यकारिणी ने जोगलेकर को ब्राह्मण सभा से इस्तीफा देने के लिए कहा। 1933 में डॉक्टर गंगाधर अधिकारी तथा कुछ और लोगों के मेरठ केस मामले में जेल से रिहा होने के बाद पुनर्गठित सीपीआई ने 1934 के शुरू में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के नियम कानून प्रकाशित किए थे। उसमें कहा गया था कि ऐसा कोई भी व्यक्ति पार्टी का सदस्य हो सकता है जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के कार्यक्रम को और कम्युनिस्ट पार्टी के ड्राफ्ट प्लेटफॉर्म ऑफ एक्शन को मान्यता देता हो, पार्टी के किसी एक संगठन में काम करता हो, पार्टी और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के फैसले का पालन करता हो और पार्टी सदस्यता शुल्क का नियमित भुगतान करता हो। लेकिन यह बहुत दिलचस्प है कि इस विधान में ऐसी कोई शर्त को शामिल नहीं किया गया था कि पार्टी के सदस्य होने के साथ साथ अगर कोई किसी जातीय अथवा सांप्रदायिक संगठन का सदस्य भी हो तो उसकी सदस्यता भंग कर दी जाएगी। ऐसे किसी सदस्य को पार्टी से बाहर कर दिए जाने का प्रावधान इसमें नहीं था। मतलब
पार्टी से किसी सदस्य के निष्कासन पर ऐसी किसी बात का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ना था। वर्कर्स एंड पेजेंट्स पार्टी के कम्युनिस्ट सदस्य द्वारा 1927-29 के बीच हुई विभिन्न हड़तालों के दौरान सैकड़ों ऐसे भाषण दिए गए जिन्हें बाद में मेरठ षड्यंत्र केस में बतौर सबूत प्रस्तुत किया गया था। उन भाषणों में कहीं भी जातीय एवं धार्मिक निष्ठा को मजदूर वर्ग की चेतना के विकास में किसी गंभीर रुकावट के रूप में देखने की कोई कोशिश नहीं की गई थी। एक जानकारी के अनुसार तेलतुंबड़े साहब लिखते हैं, 1928 की हड़ताल जब अपने चरम पर थी, एक विचारोत्तेजक भाषण में जोगलेकर ने हड़ताल राहत के रूप में बिना पके हुए खाने की मांग की थी। उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा था, जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ दुरस्त भैया लोग हैं जो दूसरे का पकाया हुआ भोजन नहीं खाते, और हम जैसे लोग भी हैं जो दूसरी जातियों द्वारा पकाया हुआ भोजन नहीं खाते हैं। एक और अग्रणी मार्क्सवादी नेता तथा ट्रेड यूनियन लीडर कॉमरेड मिराजकर ने हड़ताली मजदूरों से यह वादा किया था कि उनका भोजन बनाने के लिए नगर निगम एक ब्राह्मण रसोइये का इंतजाम करेगा। तेलतुंबड़े साहब लिख रहे हैं कि इससे साफ पता चलता है कि कम्युनिस्ट नेता अपनी जाति की बौद्धिक दुनिया को छोड़ नहीं पा रहे थे। ये दिग्गज देश के कम्युनिस्ट आंदोलन के प्रणेताओं में से थे। जाति प्रथा के विरुद्ध बहादुराना प्रतिरोध की बजाय उन्होंने सब गड़बड़ कर दिया, यहाँ तक इसके साथ समझौता कर लिया। अब यहाँ ऐसे डांगे का जिक्र कर रहे हैं कि डांगे के अलावा अन्य किसी ने यह स्वीकार नहीं किया कि एटक के दिग्गजों में से कई लोग जातिगत मानसिकता से ग्रस्त थे। हालांकि डांगे ने अन्य कामरेडों के संबंध में कहा था, लेकिन उनके स्वयं के विचार और आचरण भी जातीय चेतना से परिपूर्ण थे। कम्युनिस्ट बनने से पहले वे लोकमान्य तिलक के दर्शन से बेहद प्रभावित थे। वही दर्शन जो हिंदुत्व की अवधारणा के मूल स्रोत जैसा बन गया था। लेकिन कम्युनिस्ट आंदोलन के एक प्रमुख नेता होने के बावजूद डांगे उन प्रवृत्तियों से बाहर नहीं आ पाए। वाणी देशपांडे के अनुसार, जो उनके दामाद थे, यह एक तथ्य है कि कई बार उन्होंने गीता तथा तिलक के गीता रहस्य के प्रति विश्वास और सहमति व्यक्त की। डांगे ने वेदों और भगवत गीता में अपना मार्क्सवाद खोजने की कोशिश की। एक कम्युनिस्ट होने के नाते उन्होंने लिखा, जरा सुनिए कैसे क्या लिखा। जब गीता में भगवान कृष्ण यह वक्तव्य देते हैं कि उन्होंने गुण और कर्म के आधार पर 4 श्रेणियां निर्मित की थी, तो इसका मतलब है कि यह विभाजन उत्पादन और वितरण की आर्थिक अनिवार्यता पर आधारित था। जातियों का उद्भव किसी पाप कर्म से या किसी योग्यता के बल पर नहीं हुआ है, न मोक्ष से और नरक से, बल्कि जातियों का उद्भव श्रम विभाजन की अनिवार्यता से हुआ है। जाति व्यवस्था सामाजिक आवश्यकता से पैदा हुई और वर्णाश्रम व्यवस्था के संबंध में गीता पूरी तरह से मार्क्सवाद के आर्थिक निर्धारण के सिद्धांत के साथ मेल खाती है। ये डांगे के विचार थे। इस पर टिप्पणी अब दे रहे हैं तेलतुंबड़े साहब कि इस बात को न्यायोचित सिद्ध करने में डांगे को कोई पछतावा नहीं था। यहाँ डांगे डी कोसाम्बी जैसे मार्क्सवादी विद्वानों और अनेक उदारवादी और जाति विरोधी विचारकों जिसमें अंबेडकर भी शामिल थे, के विरोध में खड़े दिखते हैं। इन विद्वानों का मानना था कि गीता में कृष्ण का खुद को जाति व्यवस्था का निर्माता कहना इस शोषणकारी व्यवस्था के वैचारिक औचित्य प्रदान करते हैं। इस शोषणकारी व्यवस्था को वैचारिक औचित्य प्रदान करते हैं। आगे लिख रहे हैं तेलतुंबड़े साहब कि जब महाराष्ट्र तथा मद्रास में ब्राह्मण विरोधी आंदोलनों ने ब्राह्मणों पर हमले करने तेज कर दिए, तब सोशलिस्ट में डांगे के संपादकीय में इस आंदोलन की निंदा के स्वर साफ साफ सुने जा सकते हैं।
बॉम्बे पुणे इलाके में एक बड़ी हलचल पैदा करने वाले महाड़ आंदोलन के एक वर्ष बाद यानी 1928 में बम्बई की वर्कर्स एंड पेजेंट पार्टी ने एक दस्तावेज प्रस्तुत किया था जिसमें अन्य बातों के साथ साथ ब्राह्मण विरोधी आंदोलन के खिलाफ अपना जोरदार असंतोष जाहिर करते हुए कहा गया था कि यह आंदोलन प्रमुख ब्राह्मण राजनीतिज्ञों तथा बौद्धिक नेताओं के खिलाफ था। उन्होंने कारखानों और नगर पालिकाओं में निम्न श्रेणी की नौकरियों में निचली जाति के श्रमिकों के साथ होने वाले भेदभाव को बड़ी आसानी से नज़रअंदाज कर दिया। ये तेलतुंबड़े साहब लिख रहे हैं। अपने मंच से जातिगत विचारधारा के खिलाफ संघर्ष की आवश्यकता पर कभी कोई बात नहीं की। उनका सुझाव था कि सभी पिछड़ी जातियों बल्कि सभी जातियों के समाज सुधारकों और मुक्तिदाताओं को कारखानों एवं खेतों दोनों ही जगहों पर मशीन के आविष्कार का स्वागत करना चाहिए तथा उसे प्रोत्साहन देना चाहिए। तत्पश्चात डांगे इस वक्तव्य को एक कम्युनिस्ट नारे की मदद से पूरा करते हैं। वे कहते हैं कि असमानता तथा उत्पीड़न के अंतिम मुक्ति तभी संभव है जब जातिवाद को समाप्त कर समाजवाद की स्थापना हो जाएगी। इस घटना के बहुत बाद में एक बार फिर डांगे एक विवाद में फंसे। हुआ यह कि 1948 में सीपीआई के सदस्य बने अपने दामाद बानी देशपांडे की 1975 में लिखित पुस्तक यूनिवर्स ऑफ वेदांत में प्रस्तावना लिखते हैं और वेदांत का समर्थन कर बैठते हैं। इस पुस्तक में लिखी उनकी प्रस्तावना को पढ़कर सबसे अधिक उत्साही अनुयायी भी चौंक पड़े। इसमें ऐसी ऐसी बातें थी जो उनकी विद्वता पर संदेह पैदा करती थी, ऐसी बातें जो किसी समकालीन हिंदुत्ववादी संगठन से जुड़ा कोई भी व्यक्ति बक सकता था। उन्होंने लिखा था, डांगे ने, कि 20वीं सदी के शुरुआत में आइंस्टाइन ने आधुनिक विज्ञान में इसकी व्याख्या की थी। उससे पहले ही एक वैज्ञानिक अवधारणा वेदांत दार्शनिकों ने विकसित कर ली थी। उनके अलावा न ही किसी ने विकसित किया था और न ही हजारों वर्ष तक विश्व में इसे समझ बूझ ही सका था किसी ने भी। कार्ल मार्क्स ने अपनी महान प्रतिभा और शानदार मौलिकता के बल पर एक बार फिर से इसके दर्शन और सिद्धांत, इसके द्वंद्वात्मक नियम तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण की स्थापना कर दुनिया भर में वेदांत का झंडा फहरा दिया। इस किताब की प्रशंसा करते हुए डांगे ने लिखा था कि सामंती तथा औपनिवेशिक अतीत पर काबू पाने के लिहाज से मेरी राय में यह पूरी तरह एक मौलिक योगदान है। इसके बाद जो बहस छिड़ी उसमें देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने करारा जवाब देते हुए साफ तौर पर कहा कि वेदांत ब्राह्मणवादी कट्टरता की पसंदीदा विषय वस्तु रही है। उन्होंने कहा कि वेदांत के संबंध में एक परंपरागत दावे के अनुसार वेदांत सामान्य अर्थ में एक दर्शन नहीं बल्कि यह अकेला ऐसा दर्शन है जिसे शास्त्र सम्मत होने का वरदान प्राप्त है। बानी देशपांडे के साथ सीपीआई के अध्यक्ष डांगे को भी अपनी पार्टी से तीखी आलोचना का शिकार होना पड़ा। 6-7 मई 1975 को आयोजित सीपीआई के कार्यकारिणी के सम्मेलन में इस पुस्तक की आलोचनात्मक समीक्षा की गई। वहाँ पुस्तक में सुझाए गए नुस्खों को सार्वजनिक रूप से अस्वीकार कर दिया गया। बहरहाल मताग्रही एवं पश्चातापविहीन डांगे अपनी जिद पर अड़े रहे। वेदांत दर्शन के पक्ष में देशपांडे के मत का समर्थन करते रहे और पार्टी से निष्कासित हो जाने का विकल्प चुना। जहां एक ओर यह प्रकरण डांगे जैसे कम्युनिस्ट नेताओं की जातिगत चेतना का खुलासा करता है, वहीं इस तथ्य को भी मजबूती प्रदान करता है कि ऐसे किसी भी मुद्दे पर उसके जैसे कद्दावर नेता को भी कम्युनिस्ट पार्टी से निष्कासित किया जा सकता है। तेलतुंबड़े साहब जो कंक्लूड कर रहे हैं वो दिलचस्प है कि ये कम्युनिस्ट पार्टी में ही हो सकता है कि अगर वैज्ञानिकता और आप साइंटिफिक अप्रोच से बाहर
सिद्धांत के बाहर कोई बात कर रहे हैं तो ऐसे डांगे जैसे नेता को भी पार्टी से बाहर किया जा सकता है। शुक्रिया, देखते रहिए वीडियो। अब फिर मुलाकात होती है आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया, जय भीम।